Hello and welcome to Blade Learner. I am Sudhanshu, and in this session we are going to continue our discussion on Maratha Empire. अब तक हमने देख लिया था 3 सेशन हमने लिए हैं मराठा अंपायर पे टोटल कुल मिला के। तो उन समय हमने देखा पहले सेशन में फाउंडेशन कैसे लेड करी जाती है, डेक्कन सल्तनत से कैसे रूट्स कनेक्टेड है। अगले लेसन में हमने देखा कि कैसे बालाजी विश्वनाथ के टाइम में जो डोमिनेंस है पेशवाई का वो कैसे स्थापित होता है। और उसके बाद अगले लेसन में हमने देखा बाजीराव के डिजाइन को देखा, बाजीराव के सर्विस ईयर्स को देखा। सो इन दिस ऑडियो सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जो बाजीराव के सक्सेसर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली ये जो टाइम है मराठा अंपायर के लिए बहुत ही डेलिकेट टाइम था, क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा अपने जेनिथ पे भी पहुंचते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन के, और उसके बाद डिक्लाइन भी होना शुरू होता है। एंड लास्ट में जब मराठा अंपायर का टोटल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और ब्रिटिशर्स लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड को पेंशनर बना के भेज देते हैं, उन सब कहानियों को हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम टू, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड अभी तक आपने अगर ब्लेड लर्नर को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब ब्लेड लर्नर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द मराठा अंपायर फीचर्स क्या क्या थे, पढ़ना क्या क्यों जरूरी था, वो हमने देख लिया। हार्ड कोर एक्सपेंशन करा इन्होंने, और इनको एक टाइम पे मुगल्स के रिप्लेसमेंट के रूप में भी देखा जा रहा था। और उसके बाद पहले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि कैसे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था कैसे इनका वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिसने कि आगे चल के इनके डिसइंटीग्रेशन में और आगे चल के इनके डिक्लाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे इनका एक्सपेंशन जो है एक टाइम पे, और इसको हम पढ़ेंगे इसी सेशन में कि कैसे ये एक्सपेंशन इतना भारी एक्सपेंशन होता है, कैसे ये एक्सपेडिशन क्या क्या सीरीज़ है एक्सपेडिशन की, क्या क्या रीजंस रहे, तो हम इसको इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमने देखा था फाउंडेशन ऑफ मराठा अंपायर, कैसे शिवाजी ने फाउंडेशन करी, डेक्कन सल्तनत से कैसे रूट्स कनेक्टेड है, डेक्कन सल्तनत की हिस्ट्री को भी जाना था कि कैसे बहमनी अंपायर से इमर्ज होकर आता है, और बहमनी अंपायर विजयनगर अंपायर के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ हमने लिया था। नेक्स्ट है हमारा शिवनेरी फोर्ट, जहाँ पे शिवाजी का जन्म होता है, दिस इज द फोर्ट यू कैन सी। एंड अगला है हमारा रायगढ़ फोर्ट, जहाँ पे कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, ग्रैंड राज्याभिषेक उस समय 1674 में। नेक्स्ट हमने देखा था संभाजी के रिजाइम को कि कैसे उनके टाइम में कॉन्स्पिरेसी लेड करी जाती है और उनको मुगल कैप्टिव में डाल दिया जाता है। देन उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद हमने जो मराठा फैमिली में इंटरनल क्राइसिस होता है थ्रोन को लेके, थ्रोन की एसेंडेंसी को लेके, तो हमने देखा था वहाँ पे कैसे अलग अलग क्लेम्स उभर के आते हैं। तो राजा राम भोसले को बनाया जाता है वहाँ पे, फिर संभाजी राजे के बाद राजा राम भोसले को बनाया जाता है छत्रपति। देन उसके बाद उनके लड़के को, एंड देन बहादुर शाह फर्स्ट का मास्टर स्ट्रोक शाहू भोसले को रिलीज करते हैं, संभाजी के लड़के शाहू भोसले, एंड वो फिर एक बड़ा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन जाता है मराठा कॉन्फेडरेसी में, मराठा अंपायर में। एंड उसके बाद से फिर एक सिविल क्राइसिस उभर के आता है। देन शाहू भोसले विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, विद द हेल्प ऑफ अदर मराठा लीडर्स पिक्चर में उभर के आते हैं एंड अपने लिए अपने थ्रोन को सिक्योर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे भोसले क्लैन जो कि शिवाजी का क्लैन था, शिवाजी के डिसेंडेंट थे, उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एक क्लैन सतारा से रूल कर रहा है और एक क्लैन कोल्हापुर से रूल कर रहा है। और बेसिकली जो मेजर पॉलिटिकल फिगर है मराठा अंपायर के वो सतारा वाले भोसले ही हैं। तो छत्रपति शाहू सतारा से रूल कर रहे होते हैं। देन उसके बाद कोल्हापुर में अलग जो राजा राम की वाइफ होती है ताराबाई, वो अलग अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेती है, और वो बाद में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। लेकिन बाद में हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कैसे बाजीराव ने ट्रीटी ऑफ बर्ना करके, बाजीराव फर्स्ट ने ट्रीटी ऑफ बर्ना करके इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा दिया था और आगे चल के लॉन्ग टर्म पीस के लिए प्रपोज किया था। नेक्स्ट डोमिनेंस ऑफ पेशवा हमने देखा था कि कैसे बालाजी विश्वनाथ इतने ज़्यादा काबिल होते हैं कि डिप्लोमेसी से अपने लिए जो भी सुप्रीम अथॉरिटी थी वो सिक्योर कर लेते हैं। हालांकि जो ऑन पेपर अथॉरिटी है, जो डीजी और लीडर हैं, वो तो शिवाजी वो तो छत्रपति साहू ही रहेंगे या उनके बाद उनके सक्सेसर्स ही रहेंगे, लेकिन जो डी फैक्टो रूल था वो इनके हाथ में आ गया था। नेक्स्ट हमने देखा था मराठा के एक्सपेंशन को, बाजीराव फर्स्ट के डिजाइन को कि कैसे हिंदू पातशाही का इन्होंने फॉर्मूला लॉन्च किया था। बैटल ऑफ पारखेड़ देखा जिसमें कि निजाम को हराया गया। देन इन्हीं के सर्विस ईयर्स के दौरान इन्होंने अपने जैसे अलग यूथ लीडर्स को आगे आने के लिए मोटिवेट किया, उनको लेवरेज दिया। मल्हार राव होल्कर जिसमें से एक है, बाद में होल्कर कॉन्फेडरेसी की स्थापना करते हैं। राणाजी सिंधिया जिसमें से एक है, जिसमें कि सिंधिया घराने की स्थापना की ग्वालियर में, और इसी सिंधिया घराने से आज के हमारे जो MP हैं बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो वहाँ के महाराज हैं ग्वालियर के। एंड उसके बाद हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा देखा, बुंदेलखंड का कॉन्क्वेस्ट देखा, जिसमें कि मोहम्मद खान बंगाश की आर्मी को हराते हैं, पस्तानी से इनकी शादी होती है, पोर्चुगीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट को देखा। शनिवार वाड़ा का कंस्ट्रक्शन लेड किया जाता है, उसको हमने देखा शनिवार वाड़ा, जो कि अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसमें ये दिस इज शनिवार वाड़ा, यहीं से और आगे चल के आप देखेंगे बालाजी बाजीराव के टाइम में जो पूरी की पूरी अथॉरिटी है, पहले तो अथॉरिटी अपेरेंटली दिख रही थी कि बालाजी विश्वनाथ के पास है या उनके सक्सेसर के पास, मतलब कि ऑन पेपर नहीं था। ये तो सिर्फ जमान ही हो रहा था ना कि बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव जो है वो मतलब डिफेक्टो रूलर तो है, लेकिन ऑन पेपर तो वो रूल नहीं कर रहा ना। तो अब इसके बाद बालाजी बाजीराव जब आएंगे तो वो एक संगोला एग्रीमेंट साइन करेंगे, और उसमें क्या होता है कि तत्कालीन जो छत्रपति होते हैं राजा राम सेकंड, वो उनको बालाजी बाजीराव को संगोला एग्रीमेंट के अंतर्गत जितनी भी सुप्रीम अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव होगी या एग्जीक्यूटिव होगी, वो सारी की सारी वेस्ट कर देते हैं पेशवाओं में। और जो बालाजी बाजीराव है अब डी फैक्टो रूलर ऑन पेपर बन गया है। इससे पहले वो सिर्फ जमानी डी फैक्टो रूलर हुआ करते थे, क्योंकि उनके सारे के सारे मिलिट्री लीडर्स का, सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स का एलिजियंस पेशवाओं के साथ होता था, और एक्चुअल में सरकार जो थी, एक्चुअल में जो अंपायर था वो भी वही चला रहे थे। सो दिस इज शनिवार वाड़ा। एंड जब ये संगोला एग्रीमेंट साइन होगा तो जो सतारा में पावर थी वो ट्रांसफर होकर आ जाएगी पुणे में, और जो मराठा अंपायर को रूल किया जाएगा इसी शनिवार वाड़ा से रूल किया जाएगा। शनिवार वाड़ा बिकेम द सेंटर ऑफ पावर।
आफ्टर संगोला एग्रीमेंट। तो और ये जंजीरा आइलैंड्स को भी हमने देखा था कि कैसे इसको यहाँ से सदीज को एक्सपेल करके यहाँ पे भी मराठा प्रभुत्व की स्थापना करते हैं बाजीराव फर्स्ट। नाउ डिस्कस करते हैं बालाजी बाजीराव। 1740s में डेथ हो जाती है 40 साल की उम्र में ही बाजीराव फर्स्ट की, बाजीराव वल्लाल जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद जो उनके लड़के थे, बेसिकली उनकी जो शादी हुई थी काशीबाई से और उसके बाद मस्तानी से करी थी, जो कि आपने फिल्म में भी देखा होगा, बहुत हद तक कुछ कुछ स्टोरी सही दिखाते हैं लोग। तो काशीबाई से जो शादी हुई तो उससे एक लड़का हुआ जिसको कि नाना साहब नाम रखा गया जिसका, और वही थे बालाजी बाजीराव। तो ये है नाना साहब भी इनको कहा गया और बालाजी बाजीराव भी यही है। तो इनको पेशवा बनाया जाता है, हालांकि ये भी बहुत कम उम्र में बनते हैं, 19 साल के थे, और इनको भी बहुत सारे अपोजिशन का सामना करना पड़ता है देन अगेन, लेकिन ये अपनी कैपेबिलिटी से अपने अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो गलत नहीं है, कोई पर्ची दिख के हमने अपॉइंटमेंट नहीं करी, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई कैपेबिलिटी। एंड उसके बाद संगोला एग्रीमेंट साइन होता है 1750s में। एंड एक्चुअल में इफ आई हैव टू से तो मराठा अंपायर एक्चुअल में तो देखो इनका भौकाल तो पूरा जमा हुआ है, बालाजी विश्वनाथ ने जमाया, फिर बाजीराव ने जमाया और शिवाजी ने तो फाउंडेशन लेट करी थी, लेकिन इस भौकाल को जो लेगिटिमाइज सुप्रीमेसी में बदलने का क्रम था ना, वो बालाजी बाजीराव के टाइम से ही होता है। सबसे पहले तो संगोला एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1750s में, जिससे कि जो छत्रपति थे तत्कालीन राजाराम टू, उन्होंने अपनी सारी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर पेशवाओं में वेस्ट कर दी कि अब भाई साहब आप डी फैक्टो रूलर हैं। ऑन द पेपर भी पहले तो थे, लेकिन वो माउथ वर्ड एलिजियंस था, अब तो आपका ऑन पेपर है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी होती है, ट्रीटी विथ मुगल्स 1752, ये सिलसिला है 1739 अभी हो चुका है, 1739 इसलिए आपको याद दिलाना पड़ा क्योंकि इसी साल बैटल ऑफ करनाल होता है। और पूरी की पूरी मुगल अंपायर की जो वीकनेस थी वो सबके सामने जगजाहिर हो गई जब लोगों ने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा कि हमारा जो अंपायर है, और ये अंपायर औरंगजेब का डिसेंडेंट है, ये अंपायर अकबर का डिसेंडेंट है, और ये अंपायर बाबर का डिसेंडेंट है, वो नादिर शाह के कदमों में झुक के हमारे लिए जान की भीख मांग रहा है। तो अब मुगल अंपायर में कुछ भी नहीं बचा, और बेसिकली इस कदर ह्यूमिलिएशन करा था नादिर शाह ने कि वो तो मोहम्मद शाह रंगीला से बात भी नहीं करता था, मीन्स मोहम्मद शाह रंगीला से बात भी नहीं करता था, वो निज़ामुल मुल्क से बात करता था, क्योंकि उसको लगा था कि भाई अगर किसी नेगोशिएशन करना, अगर कोई आदमी बात करने लायक तो निज़ामुल मुल्क है। लेकिन इस कदर ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा मोहम्मद शाह रंगीला को कि उसके सबऑर्डिनेट से बात कर रहा नादिर शाह, लेकिन उससे नहीं बात कर रहा। और उसको जब मैसाकर शुरू हुआ, आपने देखा था बैटल ऑफ करनाल, हमने इस कवर किया है पूरी की पूरी लेक्चर उसकी, तो आप देखेंगे उसमें जाके भारी मैसाकर शुरू कर दिया जाता है, इतना भारी प्लेंडर होता है, लास्ट में झुक के मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह के कदमों में मांगना पड़ता है कि अब हमारी जनता को माफ़ कर दीजिए, उनके जानों की भीख हम मांग रहे हैं। एंड उसके बाद जो है वापस लिया जाता है फैसला मैसाकर का। तो ये जो बैटल ऑफ करनाल थी एक, और दूसरी चीज़ उसके बाद पर्शिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी जाती है। पहले भी सफ़ेविद था, लेकिन उसके बाद जो ये नादिर शाह का था, और उसके बाद दुर्रानी ट्राइब उस नादिर शाह के साम्राज्य को टेक ओवर कर लेती है, और उस दुर्रानी ट्राइब का जो लीडर था अहमद शाह अब्दाली, वो अटैक करना शुरू करता है 1749 में, बेसिकली पहली बार अटैक करता है, और उसके बाद ऑन द सीरीज़ में 6-7 बार टोटल अटैक करता है। और अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन पे भी हमने वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा। एंड उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी हमने पूरी की पूरी डिटेल लेक्चर तैयार करके रखी हुई है, 2-3 सेशन में है, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए, वो भी आई बटन में आपको दे दिया जाएगा। सो 1752 में जब अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहा है बराबर, 2 बार इसके अटैक अभी तक हो चुके हैं, एंड एक बार इससे पहले नादिर शाह आया था। तो अब ये बात तो तय होगी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो हमारा, जहाँ से कि जो भी इन्वेडर्स है वो आएंगे, तो वो हमारा सिक्योर नहीं है, और हमारे पास इतनी आर्मी भी नहीं है, क्योंकि 1752 का एरा वो एरा था जबकि जो इंपॉर्टेंट लोग थे, नोबेल्टी थी, वो सब ने अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम कार्ड आउट कर ली, चाहे वो सादत खान हो, मुर्शिद कुली खान हो या निज़ामुल मुल्क हो। तो अब मुगल अंपायर के पास ऑफिशियल को मिलिट्री भी नहीं है, ताकत पूरी की पूरी कमज़ोर हो चुकी है, छिन्न भिन्न पड़ी हुई मुगल अंपायर। इसमें क्या किया जाता है, मराठाओं के साथ संधि करी जाती है कि भाई देखो अब तो तुम इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पावर, अगर हम मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम सबसे बड़ी पावर हो, पैसा भी तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि घूम घूम के तुम स्वदेश मुखी और चौट ले रहा, तो तुम क्या करो, अब हमारा संरक्षण करो, तुम अब हमारे गार्डियन बन जाओ। 1752 में ट्रीटी साइन करते हैं मुगल्स मराठाओं के साथ, अब कोई भी फॉरेन इन्वेजन होगा तो आप हमारी रक्षा करेंगे। और फॉरेन इन्वेजन से उस समय मीनिंग था जो भी पर्शियन इन्वेजन होगा या जो भी दुर्रानी इन्वेजन होगा उससे बचाना। और तीसरी चीज़ क्या करते हैं, जब जिनके पास इतनी पावर आ गई उस समय में, आप देखेंगे कि जब मैं आपको अंपायर का इनके अंपायर का पूरा नक्शा दिखाऊंगा 1759 का, तो बहुत बड़ी पावर इनके हाथ में आ गई थी और बहुत बड़ा एरिया इनके हाथ में आ गया था। और मराठाओं ने भी वही गलती करी जो मुगलों ने करी। इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था हूबहू मुगलों से मिलता था। मैंने आपको बताया था कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका था इनका, वो जागीरदारी सिस्टम से मिलता था, और इकोनॉमी के बारे में इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये जो जागीरदारी सिस्टम थी ये आज से 100-200 साल पहले रिलेवेंट थी, अभी के लिए तो नहीं रिलेवेंट थी। और आगे चल के तो आप देखेंगे लैंड रेवेन्यू का अलग ही सिस्टम लेके आता है लॉर्ड कार्नवालिस, तो ये सब तो चलने वाला नहीं था। तो इसके बदले इन्होंने क्या करा, और इसके बदले हुआ कि मराठाओं के साथ वही जो मुगलों के साथ हुआ एट द टाइम जब बालाजी बाजीराव उनके सक्सेसर का सिलसिला शुरू होता है। तो बालाजी बाजीराव के टाइम में 2 चीज़ें हुई। एक तो पावर हमारा, जैसे कि औरंगजेब के टाइम में उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द मैनेजेबल लिमिट एक्सपेंशन किया, तो वो इनके शासनकाल में भी हुआ। और दूसरी चीज़ इन्होंने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, कंसोलिडेशन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इसने बहुत बड़ा कारण प्ले करा कि ये जितने बड़े एरियाज़ पे एक टाइम में इनका कंट्रोल था, वो सब धीरे धीरे विद द टाइम पूरा का पूरा इनसे छिनता चला गया। और एक टाइम में कुछ ही सालों बाद आप देखेंगे कि लगभग 70-75 सालों बाद इनके जो डिसेंडेंट होते हैं बालाजी बाजीराव के, बाजीराव सेकंड, जिनको कि बिठूर में पेंशनर बना के भेज दिया जाता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये सब आप आयरनी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो बालाजी बाजीराव ने सबसे पहले क्या करा, और इन्हीं के समय में मराठाओं के पास अब इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सेना है, इतना ज़्यादा पैसा है, तो इनकी जो शक्ति थी ना,
पावर ओवरकेम द कॉन्साइंस। कॉन्साइंस को जब पावर यानी कि जब मगज पे शक्ति छा जाती है, दिमाग पे जब शक्ति छा जाती है, तो आपका विनाश निश्चित है। शक्ति को कभी भी अपने दिमाग पे नहीं छाने देना चाहिए। यही गलती मुगलों ने करी है, यही गलती मराठाओं ने करी, यही गलती आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है, महात्मा गांधी सिंपल से बूढ़े लाठी लेके आते हैं, उनके पीछे हज़ारों करोड़ों की भीड़, भारत को आज़ादी मिलती है। और भी बहुत सारे लीडर्स से आगे चल के नेशनल मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा देखेंगे। तो एक लेसन आपको यहाँ से हिस्ट्री से लेना है कि पावर आए तो वेलकम करो, बट पावर को कभी भी दिमाग पे नहीं चढ़ने देना चाहिए। पावर को कभी भी अपने कॉन्साइंस को ओवरटेक नहीं करने देना चाहिए। तो यही चीज़ होती है रीजनल पावर्स के साथ, जो बेसिकली जैसे कि औरंगजेब ने करा। औरंगजेब को पता था कि भाई हमको मेरे खिलाफ तो कोई रेबेलियन कर ही नहीं सकता, अगर कोई करेगा तो हम क्रश कर देंगे। लेकिन इनको भी ये चीज़ पता थी बालाजी बाजीराव की, बालाजी बाजीराव को। तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो मराठा सरदार्स हैं, कोई उड़ीसा जाएंगे राघोजी भोसले, कोई जाके मुगल एम्पायर में टेरराइज करेंगे, कोई जाके जाटों से पंगा लेंगे, कोई जाके राजपूताना में इंटरफेयर करेंगे। और राजपूताना को तो भाई ऑटोनॉमी मिली थी मुगल एम्पायर के टाइम से ही। अकबर ने तो ऑटोनॉमी दी थी ना उनको इंटरनल अफेयर्स में, और बाद में औरंगजेब ने जब उनकी ऑटोनॉमी में इंटरवेन करा तो वो इंटरगनाइज होगा। यही चीज़ मराठाओं ने करा कि जयपुर में फिर से जैसा वो केस औरंगजेब के सेंस में केस मारवाड़ का था, इनके सेंस में जयपुर का केस होता है। सक्सेशन को लेकर इंटरफेरेंस कर देते हैं ये लोग, और बाद में फिर यहाँ से राजपूताना इंटरगनाइज हो जाता है। जाटों के साथ भी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। जाटों के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो जाता है कि पूरी पूरी आर्मी लेकर रघुनाथ राव, जो कि बालाजी बाजीराव के भाई थे, वो पूरी की पूरी आर्मी लेकर भरतपुर, जो जाटों की राजधानी हुआ करती थी, और उस समय सूरजमल राजा हुआ करते थे जाटों के, तो पूरी की पूरी आर्मी उनके किले को घेर लेती है। 4 महीने तक पूरा किला सीज रहता। तो ऐसे करके जाटों को भी इंटरगनाइज कर दिया। इधर आप देख सकते हैं कि अवध के जो किंग थे शुजाउद्दौला, अवध के जो नवाब, उनको भी इंटरगनाइज कर देना, घूम घूम के चौट सर्देश मुखी दे रहा है। और आलम यह था कि अलीवर्दी खान को तो इतना ज़्यादा परेशान करा गया। और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब है, बंगाल के पास सबसे ज़्यादा पैसा है। आप समझ लें कि पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास है तो बंगाल के नवाबों के पास है। और अलीवर्दी खान को इतना ज़्यादा परेशान किया राघोजी भोसले, जो कि मराठा सरदार थे, तो वो इतना ज़्यादा परेशान करते कि अलीवर्दी खान को एक तो 22 लाख रुपये के नगद के रूप में देना पड़ता है, और उड़ीसा उनको सरेंडर करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन किया होगा अलीवर्दी खान का। और अलीवर्दी खान कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, नवाब ऑफ बंगाल थे। और बंगाल के नवाब मतलब सबसे एफ्लुएंट नवाब, सबसे प्रॉस्पेरस नवाब। जितना ज़्यादा रिसोर्स का एक्सेस बंगाल के नवाबों को होगा, उतना ज़्यादा किसी कहीं के नवाबों को नहीं होगा। इसीलिए तो जब से बैटल ऑफ प्लासी, जब से बैटल ऑफ बक्सर हुआ और दीवानी राइट्स जब मिलते हैं ब्रिटिशर्स को, तो उसके बाद जो भी बैटल्स हुए, मैसूर के साथ हुए या मराठाओं के साथ हुआ, आपको नहीं लगता कि मैसूर और मराठाओं के साथ जो लीडरशिप थी, चाहे हैदर अली थे, चाहे मैसूर के टीपू सुल्तान थे, या इधर आप देख लें नाना फडनवीस लीड कर रहे थे, या महादी शिंदिया लीड कर रहे थे, तो ये लोग किसी भी मामले में ब्रिटिशर से कम नहीं थे, बल्कि 2 कदम आगे ही थे। लेकिन क्यों हारे ये? उनका उसका सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये था कि ब्रिटिशर्स के पास बंगाल था, और बंगाल के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि बंगाल से आप देखेंगे कि 7 ईयर वॉर को फाइनेंस किया जा रहा है। बंगाल से आप देखेंगे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, वहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है फ्रेंच के साथ, उनको भी तो देखा जा रहा है। और आगे चल के देखेंगे कि मैसूर के साथ जो वॉर हुआ उसमें भी बंगाल का पैसा लगा हुआ है, मराठाओं के साथ जो वॉर हुआ उसमें बंगाल का पैसा लगा हुआ है, अफगानों के साथ जो लड़ाई हुई उसमें भी बंगाल का पैसा लगा हुआ है, सिखों के साथ जो लड़ाई होती है उसमें बंगाल का पैसा लगा हुआ है। और बंगाल के पास जितना पैसा था उतना किसी के पास नहीं था, और जिसके पास पैसा है उसके पास शक्ति है। और लास्ट में क्या होता है, सारे वॉर्स में ब्रिटिशर्स विजयी होते हैं। तो इन्होंने रीजनल पावर्स को दबा के इंटरगनाइज किया, चाहे वो उड़ीसा के, चाहे वो बंगाल के अलीवर्दी खान हो, शुजाउद्दौला अवध के हो, जयपुर के राजा हो ईश्वरी सिंह या जगत सिंह, या मारवाड़ के राजा हो, मेवाड़ के राजा हो, या जाट्स हो, या बुंदेलाज हो। और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा बैटल ऑफ पानीपत में। बेसिकली होता क्या है, जब 1752 में इनको गार्डियन बना दिया मुगल एम्पायर का, तो 1756 में अहमद शाह अब्दाली फिर से अटैक करता है दिल्ली पे। और इस समय उनके रिटेलिएशन में, उसके अटैक के रिटेलिएशन में क्या करते हैं मराठास, आर्मी लॉन्च करते हैं, बहुत भारी आर्मी। आपको मैप के माध्यम से अगर मैं दिखाना चाहूँ, लेट मी शो। तो ये आप देखें, ये 1788, 1758, 1759 का मैप है। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो मराठा एम्पायर है ये कितनी बड़ी हो चुकी है। तो ये बेसिकली ऐसा हुआ था 1752 में हमने ट्रेडी साइन कर ली मुगलों के साथ कि भाई मराठास, अब जब भी कोई फॉरेन इन्वेजन होगा तो तुम क्या करना, हमको बचाने आना। तो अहमद शाह अब्दाली फिर से अटैक करता है 1756 में, और इस बार बहुत अंदर आ जाता है। तो मराठा रिटेलिएट करते हैं, एंड उसके बाद अफगानी फोर्सेस को खदेड़ते, हालांकि अहमद शाह अब्दाली तो चला गया, पूरी की पूरी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करके अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी को वहाँ पे बिठा भी देता है कोर्ट में। एंड उसको उसकी बेटी, उसके साथ अहमद शाह की उस समय जो तत्कालीन मुगल एम्पायर अहमद शाह थे, उनकी बेटी के साथ तैमूर शाह दुर्रानी की शादी हो जाती है। अपने आदमी नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना देता है। तो पूरी की पूरी जो मुगल दिल्ली थी वो पूरी की पूरी अफगान कंट्रोल में आ गई थी। अफगान गैरिसन बहुत बड़ी मात्रा वहाँ पर रह रही थी, और उसके वेस्ट का जो भी इलाका था वो अफगान कंट्रोल में था। तो मराठा रिटेलिएट करते हैं, दिल्ली से अफगान आर्मी को डिस्पेल करते हैं, आगे सिंध से हटाते हैं, सरहिंद से हटाते हैं, जम्मू कश्मीर से हटाते हैं, फिर अंदर जाते जाते पेशावर तक पहुँच जाते हैं। तो इतना बड़ा इलाका आप देख सकते हैं, पेशावर से लेके नीचे आप देख सकते हैं पुडुचेरी, तंजावुर तक, और इधर आप देखिए कटौक से लेके अटौक तक, ये जो मुल्तान है इसके पास, यहाँ पे आप देखिए इतनी बड़ी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुई है बालाजी बाजीराव के टाइम में। और इसका अगर सोल क्रेडिट देना चाहे तो बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव को दे सकते हैं। उनके ही नेतृत्व में इतनी बड़ी एक्सपेंशन हुई, और बहुत कम इनको सपोर्ट मिला। और इस एक्सपेंशन में भी इनको कम सपोर्ट मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ दियर ओवर बियरिंग एटीट्यूड। इन्होंने जो जितने रीजनल पावर्स थी सबको इंटरगनाइज करके रखा था, और इनको कभी लगा भी नहीं कि रीजनल पावर्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि इतने ज़्यादा ये खुद कैपेबल थे।
तो इनको कभी रीजनल पावर्स की इंपॉर्टेंस पता नहीं चली। हालांकि ये जो एक्सपेंशन हुआ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी रीजनल पावर्स की, लेकिन आगे चल के जो हमारे पास एक बहुत बड़ा बैटल होने वाला था हिंदुस्तान की सरजमी पे, और जिसने कि आगे चल के सेंचुरीज़ की हिस्ट्री को डिफाइन किया, शेप दिया, उसमें इन रीजनल पावर्स की ज़रूरत पड़ सकती थी। लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा था, इन्होंने सबको एंटेगोनाइज करके रखा था। जब ये इतना बड़ा एक्सपेंशन होता है, अहमद शाह अब्दाली के कानों तक खबर जाती है कि मराठाओं ने इतने दूर तक आक्रमण कर दिया है और इंक्रोच कर लिया है इतनी बड़ी ज़मीन को, और पेशावर आप देखेंगे तो ठीक अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है, तो अहमद शाह अब्दाली अब दोनों तरफ से रिटेलिएट करता है। बोलन पास और खैबर पास आप देखेंगे, यहाँ पे बोलन खैबर पास है पेशावर के पास, और नीचे आप देखेंगे उधर इस तरफ जो बलूचिस्तान का इलाका वहाँ से बोलन पास है, तो दोनों तरफ से आर्मी लेके आता है। और ये सब चीज़ें, ये सब कोर्स ऑफ सीरीज़ हमने डिस्कस करी हुई है बैटल ऑफ पानीपत के उसमें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के वीडियोज़ में, तो आप जरूर उसको देखें। मैं आई बटन में उसको पिन कर दूंगा। वो वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाई गई है, तो वो उस अगर आप उसको देख लेते हैं तो पूरी की पूरी आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का कोर्स ऑफ इवेंट आपको समझ में आ जाएगा। सो इसके बाद एक एक करके मराठास हारते जाते हैं एक एक करके, और लास्ट में पानीपत के निकट आके दोनों सेनाएं आपस में भिड़ती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लम्हों ने गलती की, सदियों ने सज़ा पाई अपनी, और वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी जीत जाते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की 2-3 वीडियोज़ होंगी, वो सारी आप देख लेंगे तो आप पूरा का पूरा बैकग्राउंड जान जाएंगे। कोर्स ऑफ इवेंट जो कि वॉर के दौरान हुए उसके बारे में समझ जाएंगे। रीजंस मराठास के हारने के उनको भी हमने कवर किया है। फिर आफ्टर मैथ मराठास के हारने के बाद जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको भी हमने कवर करा हुआ। तो जो मराठास हारते हैं तो अपने कारण से हारते हैं, क्योंकि उनके जो सरदार थे, जैसे कि आपको बताया कि आगे चल के यही सरदार से जब मराठा अंपायर कमज़ोर होगा, और ये बालाजी बाजीराव के बाद आप समझ लें कि ऐसा मराठा अंपायर का हाल हो गया जो कि औरंगजेब के बाद मुगल अंपायर का था, कि ये नोबल्स अपने लिए, जो सरदार से मराठा सरदार से अपने लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं और बाद में अपने लिए ऑटोनॉमी कार्व आउट भी कर लेते हैं। सिंधियाज ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, और इधर गायकवाड़ गुजरात में, वडोदरा में, भोसले नागपुर में। तो ऐसा करके ये डिक्लारेशन होता है, ऐसा करके डिसइंटीग्रेशन होता है। तो वो जो बैटल ऑफ पानीपत था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें भी कुछ इंटरनल राइवलरीज़ के चलते मराठा अंपायर को हार का मुंह देखना पड़ा। और ये ऐसा नहीं था कि मराठा सेना कहीं से कमज़ोर थी, बहुत बढ़िया सेना थी, बहुत बढ़िया आर्टिलरी भी थी इब्राहिम खान गाजी के द्वारा ट्रेंड। और लेकिन चूंकि इंटरनल राइवलरी इतनी ज़्यादा थी, कोऑर्डिनेशन इतना वीक था एज़ कम्पेयर टू अफगानी फोर्सेस, कि हारना पड़ता है। और इस हार ने तो पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शेप को रीडिफाइन किया 5 to 6, कि सबको लग रहा था कि मुगल अंपायर जो है वो क्या करेंगे, मुगल अंपायर जब डिक्लाइन होगा तो मराठास ही आके इसको रिप्लेस करेंगे, ये तो तय हो गया था। लेकिन अब ये दिखाना था मराठास को, ये प्रूव करना था कि हमारे पास इतने बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ है, हमारे पास इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है कि हम इतनी बड़ी टेरिटरी को रूल कर लेंगे। तो बस उनको ही जस्टिफाई करना था और मुगल अंपायर को वो टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, और इससे ये डिसाइड हो गया कि मराठास तो अब वो पावर नहीं है जो आगे चल के मुगल्स को रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु विल रूल द इंडिया, इंस्टीड इट डिसाइडेड दैट हु विल नॉट, कौन नहीं करेगा। तो मराठास रेस से बाहर हो गए। और उस समय एक छोटी सी कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, जिसने कि 1757 में एक छोटी सी बैटल लड़ी थी। बैटल बहुत छोटी थी, उसको बेट्रायल बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बैटल ऑफ प्लासी, जिसको कि मराठास ने अपना मूक समर्थन दिया था। मराठा चाहते तो रोक सकते थे बैटल ऑफ प्लासी को, और क्षण भर में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को हरा के वापस घर भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि नवाबों की जो सत्ता है बंगाल में वो कमज़ोर हो। और इसी गलती का फ़ायदा बहुत दिनों तक ब्रिटिशर्स ने उठाया, और इसी गलती का नुकसान सदियों तक इंडियन सब्जेक्ट को झेलना पड़ा। तो आप एक तरह से ब्लेम कर सकते हैं मराठास को इंडियन ह्यूमिलिएशन के लिए, इंडियन सब्जेक्ट के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ दो कारण से। पहला तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और दूसरा बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कि बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने साइलेंट सपोर्ट दिया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। अगर ये चाहते तो भाई सिंगल हैंडेडली हरा सकते थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, इतनी बड़ी आर्मी थी और पास में तो रह रहे थे, अलीवर्दी खान के साथ उड़ीसा लेके वहीं पर तो रह रहे थे ये लोग। तो इन्होंने ये नहीं किया, और इन्होंने उल्टा बंगाल के सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर दिया। तो इन्होंने भी बहुत भारी मात्रा में कंट्रीब्यूट किया। एनार्की की सिचुएशन क्रिएट होती है, सिराजुद्दौला कंट्रोल नहीं कर पाते एम्पायर को, और उनके अपोनेंट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, और बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने तो सब खेल खत्म कर ही दिया। 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है बालाजी बाजीराव के टाइम में। सबसे पहला संगोला एग्रीमेंट, उसके बाद मुगल एम्पायर के साथ जो ट्रीटी हुई जिसमें कि उनको गार्डियन बना दिया गया मुगल एम्पायर का। उसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, और वो जो उससे पहले जो हमने एक्सपेंशन करा था मराठास ने, इतना बड़ा उड़ीसा से लेके हम पहुंच गए थे मुल्तान तक, और कटक से लेके अटक तक, नीचे तंजावुर से लेके पेशावर तक। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली रिटेलिएट करता है, और इस बार अहमद शाह अब्दाली खुद से अहमद शाह अब्दाली का सामना होना था मराठास से। इससे पहले जो एक्सपेंशन करा था मराठा ने, उसमें जो अफगानी आर्मी को हराया गया था, वो अफगानी आर्मी अहमद शाह अब्दाली द्वारा लीड नहीं की गई थी, वो उसके वॉर कमांडर्स द्वारा लीड की गई थी। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से खुद आमना सामना हुआ, और अपनी इंटरनल राइवलरी के चलते, अपने लेस कोऑर्डिनेशन के चलते वो बैटल हारते हैं, और इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो अलग ही शेप में रीडिफाइन करी गई।
ये बालाजी बाजीराव के टाइम हुआ और उसके बाद बालाजी बाजीराव के 70-61 में डेथ हो जाती है। बेसिकली ये पार्टिसिपेट नहीं करते उस बैटल में। मैंने उस बैटल में बताया कि इनके जो कज़न हैं, अच्छा इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि ये जो एक्सपेडिशन लॉन्च करेगी इतनी बड़ी कटॉक से लेकर अटॉक तक, ये करी गई थी रघुनाथ राव के नेतृत्व में। लेकिन जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उसमें सदाशिवराव भाऊ को भेजा गया, जो कि बाजीराव के नेफ्यू थे, बालाजी बाजीराव के कज़न थे, बाजीराव के नेफ्यू, बाजीराव के भाई चिन्माजी अप्पा उनके लड़के बाजीराव, और बाजीराव के लड़के जो हैं बालाजी बाजीराव उसके वो कज़न हुए। तो सदाशिवराव भाऊ को भेजा गया इंस्टेड ऑफ रघुनाथ राव, क्योंकि उनको नॉर्थ में एक्सपेडिशन का एक्सपीरियंस था तो उनको भेजना चाहिए था, लेकिन ये गलती होगी, ब्लंडर होगी। और उसके बाद जब रीइंफोर्समेंट की बात आती है, हमने पूरी की पूरी चीज़ कवर करी वहाँ पे, जैसे कि वो कैसे पूरे के पूरे जो 1 लाख सुपर नॉन कॉम्बेटेंट्स है वो ज्वाइन कर लेते हैं मराठा फोर्सेस को, पूरी की पूरी बढ़ात बन जाती है मराठा फोर्सेस, और ये भी बहुत भारी मात्रा में एक फूड सप्लाईज में एक बैरियर बन के आता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे जब रीइंफोर्समेंट की बारी आई तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट, क्योंकि एक ही दिन बैटल चला, 3 पहर का बैटल था, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि भाई मराठास खत्म हो गए, पूरी की पूरी आर्मी ध्वस्त हो गई, उनकी मेजर वॉर कमांडर्स या तो मारे गए या वो रिट्रीट कर गए, तो इधर से पेशवा इधर से निकलते हैं रीइंफोर्समेंट लेकर। रास्ते में जब खबर पहुंचती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपके लड़के विश्वासराव, बालाजी बाजीराव के लड़के विश्वासराव को फिगर हेड बना के भेजा गया था इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को लीड करने के लिए। तो जब ये चीज़ पता चलती है कि उनके कज़न की डेथ हो गई है, उनके अपने लड़के की डेथ हो गई है, तो उनका हृदय घात से मृत्यु हो गई। उसके बाद बालाजी बाजीराव की मराठा पर अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया है, और आगे चल के वही हाल होगा जो औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स के राह में होता है। धीरे धीरे करके टेरिटरी छीनी जाएगी और लास्ट में ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंटरफेयर करती है और पूरी की पूरी मराठा अंपायर को ध्वस्त करके रख देती है। लास्ट में जो लास्ट पेशवा होते हैं उनको पेशनर बना के रख देती है कानपुर में। सुना बालाजी बाजीराव के बाद टेक ओवर करते हैं उनके लड़के माधवराव। बेसिकली उनके 3 लड़के थे। विश्वासराव जो बड़े थे वो तो बैटल में ही मारे गए। उसके बाद माधवराव जो बीच के थे मजे लड़के, उनको बिठाया जाता है। उनके टाइम में हालांकि रिसर्क्शन की शुरुआत होती है, 11 साल का रिजाइम था। बहुत ही हद तक जो भी टेरिटरीज लॉस्ट हुई थी उनको रिकवर करा जाता है, चाहे मैसूर की टेरिटरी हो, निज़ामों से फिर से पंगा लेके उनसे टेरिटरी रिकवर करी जाती है, और जो भौकाल था वापस उसको रिस्टोर करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन होता क्या है, और इनको साथ भी मिला, जैसा आप देखें कि बाजीराव फर्स्ट को साथ मिला था कुछ बढ़िया लीडर्स का, जैसे मल्हार होलकर हुए, राणूजी सिंधिया हुए, तो इनको भी साथ मिला महादजी सिंधिया का। और महादजी सिंधिया बहुत ही केपेबल आदमी, अगर आप लेटर मराठास की हिस्ट्री पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बाद से, तो उनका एक बहुत ही बढ़िया योगदान है, इंपॉर्टेंट योगदान है। नाना फडणवीस का भी साथ मिलता है। तो लेकिन माधवराव के साथ दिक्कत क्या थी, और मराठास क्यों रिसरेक्ट नहीं हो पाए, ऐसा नहीं कि वीक सक्सेसर थे, सक्सेसर इनके पास बढ़िया है, लेकिन दिक्कत क्या था कि अनटाइमली डेथ ऑफ लीडर्स। आप देखेंगे माधवराव की डेथ हो जाती है, 11 साल का शासन था और अचानक से ट्यूबरक्लोसिस के चलते इनकी डेथ हो गई। आगे चल के आप देखेंगे कि महादजी सिंधिया की भी अनटाइमली डेथ हो जाती है। उसके बाद नारायण राव को गद्दी बिठाया जाता है। नारायण राव सबसे छोटे लड़के थे बालाजी बाजीराव के, और इसी नारायण राव को शनिवार वाड़ा में, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि संगोला एग्रीमेंट के बाद जो भी पावर का ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो गया है। पावर जो है अब शिफ्ट हो गई है सतारा से शनिवार वाड़ा पुणे पे, और शनिवार वाड़ा से पूरी की पूरी मराठा अंपायर को, और आप कह लें कि अब तो मराठा अंपायर नहीं रहा, अब तो मराठा कॉन्फेडरेसी होगी, क्योंकि अब सारे के सारे जो लीडर्स थे अपने लिए ऑटोनॉमी कार्व आउट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो पूरी की पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी का जो हेड क्वार्टर था वो पुणे हुआ करता था, शनिवार वाड़ा। तो इसी शनिवार वाड़ा में रघुनाथ राव, जो कि इनके चचा थे, नारायण राव के चचा हुए, बालाजी बाजीराव के भाई थे अपने रघुनाथ राव, तो वो अपने भतीजे को मारने के लिए कॉन्स्पिरेसी लीड करते हैं। और उनके भतीजे नारायण राव माइनर थे उस वक्त, 18 साल से कम की उम्र थी, और वो पूरा का पूरा शनिवार वाड़ा में कॉन्स्पिरेसी लीड करी जाती है और इनको एक बहुत ही ब्रूटली असैसिनेट करा जाता है। और इसी ब्रूटल असैसिनेशन की वजह से ये शनिवार वाड़ा जो है वन ऑफ द मोस्ट हॉरर प्लेसेस ऑफ इंडिया में आता है। इसका नाम कहा जाता है किसी से कनेक्शन है नारायण राय को, जिस ब्रूटैलिटी से मारा गया, जिस तरह से उनका असैसिनेशन करा गया रघुनाथ राव के द्वारा, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट ड्रेंचिंग घटना है। तो इससे आप ये एक रीज़न है। हालांकि ये एक तो चीज़ पता है कि ये रीज़न है या नहीं इतना तो नहीं पता, लेकिन ये एक चीज़ आई एम सर्टेन कि ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा कि शनिवार वाड़ा को हॉरर प्लेस क्यों कहा जाता है। जस्ट फॉर फैक्ट आई हैव टोल्ड यू। नाउ नेक्स्ट, रघुनाथ राव, नारायण राव को मारने के बाद रघुनाथ राव पेशवा बनते हैं, और उनका भी शासनकाल 1 ही साल का होता है, क्योंकि उसके बाद एक 12 लीडर्स का ग्रुप बनता है, इसको कि 12 भाई कहा जाता है, और वो आके फिर इनको डिपोज करते हैं। उसको लीड कर रहा होता है 12 भाई कॉन्स्पिरेसी को, नाना फडणवीस, और उस 12 भाई में मेजर लीडर्स भी थे जैसे कि महादजी सिंधिया, तुकोजी राव होलकर, तो ये सब आते हैं और इसको डिपोज करते हैं रघुनाथ राव को। और सवाई माधवराव, जो कि माधवराव के लड़के थे, माधवराव के लड़के सवाई माधवराव, और माधवराव सेकंड भी कह सकते हैं उनको। सवाई मीन्स 1.25 मीन्स 1.25 आप कह सकते हैं। तो ऐसा था, तो माधवराव को बिठाया जाता है, और इनके सेंस में आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो पावर है नोबेलिटी के हाथ में आ गई है, चाहे वो महादजी सिंधिया हो, चाहे वो नाना फडणवीस हो, चाहे वो तुकोजी राव होलकर हो, तो इनके पास कुछ अथॉरिटी बची नहीं है अब। तो ये क्या करते हैं, लास्ट में इनका जो अंपायर रिजाइम था कोई 21 साल का है, और लास्ट में ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल इंट्रिग्स से, क्योंकि जब अंपायर वीक होगा और जब पूरी की पूरी पावर पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जब नोबेल्स के हाथ में आ जाएगी, तो क्या होगा, पॉलिटिकिंग होनी शुरू हो जाएगी, इंट्रिग्स होने शुरू हो जाएंगे, षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्पिरेसी रचनी शुरू हो जाएगी, और इसी से तंग आकर इन्होंने लास्ट में सुसाइड कर लिया। और इसके बाद जो इनके सक्सेसर हैं बाजीराव सेकंड, बेसिकली इनके लड़के नहीं होते, बाजीराव सेकंड, अब पूरी की पूरी जो पेशवाई थी वो पपेट के रूप में काम कर रही थी बाकी नोबेल्स के, चाहे वो अब तो इनके शासनकाल में जितने भी कॉन्फेडरेसी थी सब अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट हो चुका है, अलग अलग इंडिपेंडेंट तो नहीं कह, सेमी ऑटोनोमस किंगडम कार्व आउट हो चुका है, चाहे वो ग्वालियर के सिंधियात हो, चाहे वो होलकर्स हो इंदौर के, चाहे वो गायकवाड़ हो बड़ौदा के, चाहे वो भोसले हो नागपुर के, तो सब
ने अपनी अपनी सेमी ऑटोनोमस कार्व आउट कर ली है टेरिटरी, और ये कभी कभी पेशवा के साथ अपनी एलिजेंस जताते भी थे, कभी कभी उनके साथ अपनी लॉयल्टी जताते भी थे जब इनको काम पड़ता था तब, और बाकी जब इनको काम नहीं पड़ता था तब इनके खिलाफ भी खड़े होते थे। और इसी का फ़ायदा, इसी टूट का फ़ायदा, इसी कॉन्फिडेंसी में जो टूट थी, इसी का फ़ायदा आगे चल के ब्रिटिशर्स उठाते हैं। जब आप देखिए कि रघुनाथ राव के टाइम से ही जब इसको डिपोज किया जाता है, जैसा कि बाड़ा भाई कॉन्स्पिरेसी लीड करेगी, उनको डिपोज करा गया, तो सीधे सीधे पहुंच जाएंगे बसीन में, और वहाँ पे अब ब्रिटिशर्स के साथ अब संधि करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स को अपने पास लेंगे कि भाई तुम क्या करो, तुम तो राजा बनाते हो, मीर जाफर को राजा बनाया, मीर कासिम को राजा बनाते हो, मुजफ्फर जंग को राजा बनाया तुमने, उधर चंदा साहिब को बिठा गद्दी पे, तो हमको एक गद्दी बिठा दो। इसी टूट का इंतजार तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। इसका ब्रिटिशर डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं मराठा पॉलिटिक्स में, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फर्स्ट एंग्लो वॉर की शुरुआत हो गई बेसिकली इन्हीं के टाइम से, सवाई माधवराव के टाइम से। और ये भी एक रीज़न था, एक तो पॉलिटिकल इंट्रिग्स इतनी है, षड्यंत्र इतने रचे जा रहे हैं, और हमारे पास कुछ पावर भी नहीं है, पावर पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर नोबल्टी, चाहे वो नाना फडणवीस हो या महादी शिंदिया हो। और महादी शिंदिया का एक जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महादी शिंदिया बहुत ही केपेबल रूलर थे। ग्वालियर में इन्होंने बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग करी अपनी मिलिट्री की, पूरा का पूरा यूरोपियन अलाइंस पे पूरा ट्रेनिंग करवाया, फ्रेंच अलाइंस बनाया अपने, ताकि हमारी जो ट्रेनिंग है यूरोपियन अलाइंस पे हो सके। राजपूत वॉरियर्स को उसमें इंडक्ट किया, अफगान वॉरियर्स को इंडक्ट किया अपनी आर्मी में। और महादी शिंदिया ही वो रूलर थे जिन्होंने शाह आलम को वहाँ से एस्केप करवाया था। जब शाह आलम को इम्प्रिजन कर दिया गया था, इम्प्रिजन तो नहीं कह सकते, हाउस अरेस्ट कर दिया था फोर्ट ऑफ इलाहाबाद में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हारता है शाह आलम, तो उसको वहाँ पे इम्प्रिजन करके रख दिया था, नज़रबंद करके रख लिया था। फिर वहाँ पे एस्केप करवाते हैं महादी शिंदिया 1772 में। तो महादी शिंदिया का ओहदा बहुत बड़ा था। अगर आप मराठा एम्पायर को ब्रॉडली देखेंगे तो महादी सिंधिया ने बहुत कंट्रीब्यूट करा था, और सिंधियाज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मराठा एम्पायर को सुदृढ़ करने में। और बाद में चूंकि जब सबने अपने लिए इंडिपेंडेंट कॉन्फेडरेसी कार्व आउट कर ली, इंडिपेंडेंट जब हो गए, सेमी ऑटोनोमस जब हो गए, तब इनका जो रेवरेंस था, इनकी जो लॉयल्टी थी पेशवाओं से, वो कम होती गई, और लास्ट में तो पूरी की पूरी छिन्न-भिन्न हो गई, और अंग्रेज़ों ने दबा के फ़ायदा उठाया। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, और अलग अलग गायकवाड़्स को अलग हटाते थे, मराठास के बाकी पावर्स को अलग हटाते थे, सिंधियाज़ को अलग हटाते थे, होलकर्स को अलग हटाते थे। ये सब अगर एक साथ मिलकर लड़ाई करते ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी कभी जीत नहीं पाती। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी यही सोचा कि इन सब के साथ अलग अलग लड़ाई करेंगे, और अलग अलग लड़ाई कब होगा, जब इन सब के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन फेंक दो, कोई दरार डाल दो। तो दरार डाला गया सबके लिए, और दरार क्यों था, वही सत्ता का लोभ सबके बीच दरार डालता है, और इसी ने दरार भी डाला। होलकर्स को सिंधियाज से लड़ाया, सिंधियाज से गायकवाड़ को अलग किया, और सिंधियाज की लॉयल्टी पेशवाओं के साथ कम करवा दी। तो ये सब होता है। एंड देन लास्ट जो हमारे बाजीराव सेकंड है, इनके टाइम में 2 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, और ये एंग्लो मराठा वॉर्स को हम डीप में डिस्कस करेंगे, तभी इन तीनों को भी हम देखेंगे। लास्ट के 3 है, क्योंकि रघुनाथ राव का भी कनेक्शन है इस एंग्लो मराठा वॉर से, क्योंकि यही तो सबसे पहले गए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास अप्रोच करने। तो लास्ट में बाजीराव सेकंड के टाइम में 2 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए, और इसके बाद जब लास्ट 3rd एंग्लो मराठा वॉर होता है, तो इनको बाद में पेशवा बना के, जैसे कि लास्ट में आप देखेंगे कि अकबर शाह आलम के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब दिल्ली पे चढ़ाई कर जाती है, तो शाह आलम के बाद जितने भी उसके सक्सेसर आए, उन सबको पेशवा बन के रहना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यही होता है, इनके साथ ही बाजीराव सेकंड को पेशवा बना के भेज देते हैं कानपुर में विठूर के निकट, और पूरा का पूरा जो मराठा एम्पायर है, मराठा टेरिटरी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सब्जुगेशन में आ जाती है। एंड उसके बाद बाजीराव सेकंड के जो सक्सेसर हैं, एडॉप्टेड सन है नाना साहब सेकंड, वो एक वन ऑफ द मेजर फिगर हेड है 1857 के रिवोल्ट नहीं कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का है उसके। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे जब कोर्स के साथ विद द टाइम जाएंगे, क्योंकि अगर आपको इन तीनों के बारे में डीप में जाना है, तो आपको सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कंसोलिडेशन देखना ज़रूरी है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो एंग्लो मराठा वॉर्स भी देखेंगे, और ये जो एंग्लो मराठा वॉर्स है, एंग्लो मैसूर वॉर है, ये सब हम आगे चल के कंसोलिडेशन में देखेंगे। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। होप यू हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू हैव एंजॉयड इट देन प्रेस द लाइक बटन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द ब्लेड लर्नर, एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड यू कैन follow us on the Instagram too. The link is in the description below. Thank you for watching and have a great day ahead.